ऑल क्लियर, बहुत अच्छे, नियति क्लियर है। ठीक है, तो फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ चीजें और देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, या फिर उसे कभी कभी कुछ बुक्स में कुछ ऑथर्स उसे कॉम्प्लीमेंटेशन भी लिखते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेशन अपने पास क्या होता है? ठीक है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, या फिर बोला जाए ऑफ अ सबसेट ए। इसका सबसेट? यूनिवर्सल सेट का सबसेट। नियति, स्क्रीन विजिबल नहीं है, बाकी लोग मुझे बताएं क्या स्क्रीन विजिबल है बाकी लोगों को? बाकी सभी को भी स्क्रीन में इश्यू आ रहा है? विजिबल है, कोई इश्यू नहीं आ रहा है? नो सर का मतलब क्या समझा जाए, कि विजिबल नहीं है या इश्यू नहीं है? विजिबल है गोविंदा। अनिल, विजिबल है। नियति, हो सकता है थोड़ा इश्यू आपके साइड से आ रहा हो, एक बार कोशिश कीजिए रीस्टार्ट करने की चीजों को। हमारे पास अंत में किसी भी टेक्निकल इश्यू का एक ही सॉल्यूशन निकलता है कि चीजों को रीस्टार्ट करके देखा जाए। ठीक है, कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सबसेट ए, किसका सबसेट? यूनिवर्सल सेट का सबसेट। हमारे पास क्या होता है? इज अ सबसेट ऑफ यू। ठीक है, वो भी मेरे पास एक सबसेट आता है यूनिवर्सल सेट का, जिसे डिनोट किससे किया था हमने कल? डिनोटेड बाय ए के ऊपर छोटा सा सी लिख देते हैं, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसे डिफाइन कैसे किया जाता है? एंड इज डिफाइंड एज ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे यूनिवर्सल सेट के, जो कि मेरे पास ए के अंदर नहीं है। यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो कि मेरे पास ए में नहीं है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इट कंटेन्स, अगर हम साधारण भाषा में बात करें, इट कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। क्या बात क्लियर है यहां तक? क्या नियति अब क्लियर है सब चीजें? क्या वीडियो विजिबल है अब? नियति, क्लियर है? क्योंकि नियति की तरफ से कुछ इश्यू आ रहा था, तो क्या अब चीज क्लियर है नियति? गोविंदा ने बता दिया है कि उनकी साइड से सब चीजें क्लियर है। ठीक है, तो नियति हम क्या पढ़ रहे थे यहां पर? कॉम्प्लीमेंटेशन को हमने डिफाइन किया है। कॉम्प्लीमेंट क्या है अपने पास? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सबसेट ए, किसका सबसेट? यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, तो वो भी एक सबसेट होता है यू का। ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स लिए जाते हैं? वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो कि मेरे पास ए के अंदर नहीं हो। ठीक है, इट कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। यहां तक हमने बातचीत कर ली थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक है, सभी लोग मुझे बताएंगे, अगर एक यू यूनिवर्सल सेट है तो वहां पर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा? हेमंता ने लिखा यू, अनिल यू, बिल्कुल, क्योंकि ए में सारे के सारे ए के एलिमेंट्स हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट का वो हर एक एलिमेंट है जो कि ए में नहीं था, यानी कि पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया और अपना बन गया ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर यू। दूसरी प्रॉपर्टी कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अपने पास क्या आएगा? ऋतिक, क्या आएगा अपने पास ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट? नल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट। ठीक है, अब हमें पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट में सारे वो एलिमेंट्स हैं जो कि ए में नहीं थे, यानी कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में तो अपने पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कॉमन नहीं आएगा तो इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, और एनी सबसेट ए,
ये हमेशा अपने पास पाई आएगा। तीसरी बात, अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो वो किसके बराबर आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स थे जो कि ए में नहीं थे। अब ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो कि मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, यानी कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि मेरे पास ए के एलिमेंट आएंगे और एनी सबसेट ए। और प्रॉपर्टी नंबर 4 जो कि हमने लास्ट में भी कल डिस्कस की थी, जो कि थे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉस, यहां पर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मुझे बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा या इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा? इंटरसेक्शन आएगा। एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या बन जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इस पर जगा लो बल्ब, क्योंकि ये अपने आगे भी आने वाला है काम। क्या बात क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? यहां तक किसी को कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता दे, फिर आगे बढ़ते हैं। ऋतिक, अनिल, हेमंता, नियति, क्या बातें क्लियर है? लिपिका, क्या चीज क्लियर है? बहुत अच्छे। अब हमने अभी तक सेट के बारे में कुछ चीजें पढ़ी, फिर उसका यूनियन देख लिया, इंटरसेक्शन देख लिया, अब कॉम्प्लीमेंट भी देख लिया। ऐसे हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी डिफाइन किया जाता है। अब दो सेट्स का डिफरेंस कैसे लिया जाता है उसे देखते हैं साथ में मिलकर, ठीक है? कि डिफरेंस अपने पास क्या होता है दो सेट्स का। ध्यान से समझो सभी लोग कि डिफरेंस क्या होता है। द डिफरेंस ऑफ टू सबसेट्स, द डिफरेंस ऑफ टू सबसेट्स ए एंड बी, हमारे पास सबसेट किसके हैं? यूनिवर्सल सेट के, ठीक है? हमेशा ये चीज क्लियर हो। द डिफरेंस ऑफ टू सबसेट्स ए एंड बी इज अ सबसेट ऑफ यू। डिफरेंस भी अपने पास एक सबसेट आएगा यू का, और कैसा सबसेट? और बेसिकली इसे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय ए माइनस बी, या फिर कभी कभी इसे ए बैकस्लैश बी, ए माइनस बी, इन दोनों तरीके से ही उसको डिनोट किया जाता है, ठीक है? कुछ बुक्स में आपको ए माइनस बी लिखा मिलेगा, कुछ में आपको ए बैकस्लैश बी, आपको इस तरीके से ए माइनस बी लिखा मिल सकता है, ठीक है? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एंड इज डिफाइंड बाय, अब ए माइनस बी अपने पास क्या आएगा? वो सभी एलिमेंट्स लेने हैं सेट ए के, वो सभी एलिमेंट्स लेने हैं सेट ए के सच दैट, जो कि बी के अंदर ना हो। वो सारे के सारे एलिमेंट सेट ए के जो कि बी के अंदर ना हो, यानी कि ए माइनस बी मेरे पास क्या बन गया? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। क्या बात क्लियर है कि अपने पास ए माइनस बी कैसे डिफाइन होता है? अगर दो सेट्स गिवन है ए और बी, तो ए माइनस बी में वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे होंगे जो कि ए के अंदर तो हैं बट बी के अंदर अपने पास वो एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है? यहां पर एक चीज देखने की कोशिश करो, अगर मेरे पास ये रहा एक सेट ए, ये रहा एक सेट बी, और ये है इसका यूनिवर्सल सेट अपने पास यू, जिसके अंदर ये सारे के सारे सेट्स हम देख रहे हैं, ठीक है? तो a माइनस बी मेरे पास क्या होने वाला है? अब ये a है, ये b है, तो a माइनस बी मेरे पास ये रहने वाला है। क्या ये चीज क्लियर है सभी लोगों को कि a माइनस बी हमारे पास ये पोर्शन आने वाला है?
ए में से बी घटा दिया तो ए के वो सारे एलिमेंट्स अपने पास जो कि बी में ना हो, अब बी के अंदर वाले अपने पास यहां थे, इन्हें छोड़ दिया है। ठीक है, बहुत अच्छे नियति। अब इसे एक तरीके से और देखा जा सकता है, वो समझने की कोशिश करो। ये मेरे पास रहा u, ये है मेरे पास a, ये है मेरे पास b। ठीक है, अगर मैं b का कॉम्प्लीमेंट लूं तो वो क्या बन जाएगा, b का कॉम्प्लीमेंट लूं तो क्या बन जाएगा, इस तरीके से ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। जो कि u में तो है बट मेरे पास b में नहीं है। अपने पास इस तरीके से सूरज बन जाएगा b का बिल्कुल। ठीक है, अब अगर यहां पर ध्यान से देखें सभी लोग, मुझे बताओ कि अगर मैं इस b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कर देता हूं a के साथ तो कौन सा पोर्शन आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। अगर मैं a कॉम्प्लीमेंट के साथ इसका इंटरसेक्शन करता हूं तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। बहुत अच्छे नियति, यानी कि ये मेरे पास a माइनस बी के बराबर आ जाएगा। a माइनस बी को लिखने का दूसरा तरीका ये भी है कि a का इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के साथ कर दो। ठीक है, दोनों बातें क्लियर है सभी लोगों को। a माइनस बी ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि a के अंदर हो बट b के अंदर ना हो। साथ में a माइनस बी को हम हमेशा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। क्या बात क्लियर है? मनोज, लिपिका, ऋतिक, हेमंता, गोविंदा, अनिल, बताओ भाई सभी लोगों को चीज क्लियर है? क्लियर है, बहुत अच्छे। लिपिका, अनिल क्लियर है, ऋतिक क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छे। अब मुझे बताएं सभी लोग, अगर यूनिवर्सल सेट ले लिया जाए U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक सेट ले लेता हूं मैं A जो कि 1 3 5 7 9 है, तो यहां पर A कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा अपने पास, A कॉम्प्लीमेंट अपने पास क्या आएगा? A कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? बहुत अच्छे गोविंदा, नियति। 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास A है सेट जिसमें कि एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 एंड B है मेरे पास एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10। ठीक है, अगर यहां पर मैं A माइनस बी निकालूं तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बताएं सभी मुझे। A माइनस बी अगर यहां पर निकाला जाए तो क्या क्या एलिमेंट आने वाले हैं? बहुत अच्छे हेमंता, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं B माइनस ए के बारे में बात करूं तो वो क्या आ जाएगा यहां पर, वो सारे एलिमेंट्स B के जो कि A में नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा अपने पास? 8 एंड 10। बहुत अच्छे नियतियन ऋतिक, 8 एंड 10 आ जाएगा। तो यहां से एक चीज देखने को मिलती है कि ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास A माइनस बी और B माइनस ए बराबर आए। ठीक है, अपने पास ये नॉट इक्वल भी आ सकते हैं। क्या बात क्लियर है कि A माइनस बी का B माइनस ए के इक्वल आना जरूरी नहीं है? क्या ये चीज क्लियर है सभी लोगों को कि A माइनस बी इक्वल टू B माइनस ए बराबर आना जरूरी नहीं है अपने पास? क्लियर, बहुत अच्छे गोविंदा। अब हमने देख लिया कि अपने पास डिफरेंस क्या होता है दो सेट्स के बीच में, ये जानना अच्छी चीज है। बट इससे हल्का सा बेहतर कॉन्सेप्ट जिस पर कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, वो क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंस हमने देख लिया दो सेट्स का किसे कहा जाता है, बट ये सिमेट्रिक डिफरेंस किस बला का नाम है? अब इसे देखते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस अपने पास क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करो सभी लोग।
जिसे डिफरेंस समझ आ गया उसे सिमेट्रिक डिफरेंस समझ आ गया, क्योंकि उसकी सिमेट्रिक डिफरेंस की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो अपने पास डिफरेंस से ही निकल कर आती हैं। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सबसेट्स A and B is a subset of U। कैसे डिनोट किया जाता है उसे? डिनोटेड बाय ए के बीच में ट्राइंगल का सिंबल लगा दिया जाता है। ठीक है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी बोला जाता है इसे। ठीक है, ए के बीच में ट्राइंगल बना दिया तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी इसे बोला जाता है। ठीक है, इसे डिफाइन कैसे करते हैं? एंड इज डिफाइंड बाय ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब देखो, अपने पास नाम में दो चीजें हैं, पहली चीज डिफरेंस और दूसरी चीज सिमिट्री। ठीक है, अब डिफरेंस किया a माइनस बी, डिफरेंस देखने को मिल गया। अब सिमिट्री का मतलब क्या है कि a माइनस बी अगर कर दिया तो b माइनस ए भी करो। ठीक है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए कर दो। इसे अपने a माइनस बी यूनियन b माइनस ए को बोला जाता है सिमिट्रिक डिफरेंस ऑफ, अपने पास ए सिमिट्रिक डिफरेंस भी बोला जाता है। क्या बात क्लियर है? डिफरेंस लेना है a माइनस बी माइनस ए, दोनों का डिफरेंस लेना है और यूनियन कर देनी है तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी निकल कर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, वो सारे एलिमेंट्स ले लिए जो कि a में है पर b में नहीं है, प्लस वो सारे एलिमेंट्स ले लिए जो b में है पर a में नहीं है। बस हमने यहां पर सिमेट्रिक डिफरेंस लेते हुए किया क्या है, वो सारे एलिमेंट्स निकाल दिए हैं जो कि अपने पास कॉमन थे a एंड b में। यानी कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये एसिमेट्रिक डिफरेंस b क्या आता है, ये कुछ और नहीं, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which belong either to A or to B but not both। यानी कि वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो या तो A में हो या फिर B में हो बट दोनों में ना हो। क्या बात क्लियर है सभी लोगों को? डेफिनेशन को थोड़ा एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करें सभी, कि अगर मैंने ले लिया A 1 2 3 4 और B है अपने पास 2 4 6 8, दोनों के दोनों सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है। तो यहां पर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या आएगा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। पहले मुझे बताओ सभी लोग कि ए माइनस बी क्या क्या आ रहा है? ए माइनस बी क्या क्या आ रहा है? ए माइनस बी अपना क्या आ जाएगा? वन थ्री आ रहा है, सभी का 1 3 आ रहा है, ऋतिक, गोविंदा, नियति, बहुत अच्छे। अब लगे हाथ बी माइनस ए भी बता दो, उसके साथ यूनियन करना है इसका। 6 एंड 8 आ गया तो अपने पास क्या बन गया? 1 3 6 8, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आ गया। यहां पर ध्यान से देखो, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में बस वो एलिमेंट्स नहीं आए जो दोनों में कॉमन थे। जैसे 2 ए में भी था बी में भी था, यानी कि अपने पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में नहीं आएगा। 4 ए में भी है बी में भी है, यानी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में नहीं आएगा। क्लियर है? बाकी अपने पास 1 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, 2 एंड 4 नहीं आए बस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, चलो सभी मुझे बताते चलेंगे कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए क्या आएगा अपने पास। अब हमने जो बी सेट है उसको ए के बराबर ही ले लिया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए अपने पास क्या आएगा? डेफिनेशन लगाओ, आंसर अपने पास लेकर जाओ। नल सेट आएगा, बहुत अच्छे अनिल, फाई, ऋतिक बहुत अच्छे, गोविंदा नल आएगा क्योंकि ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए, फाई यूनियन फाई, तो अपने पास ये फाई आ जाएगा, फाई यूनियन फाई बराबर फाई। अब मुझे बताओ कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी
क्या बराबर आएगा बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए के? क्या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए के बराबर आएगा? बहुत अच्छे अनिल। यहां पर देखो, ये जो ऑपरेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है, यानी कि चाहे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कर दो, चाहे बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए कर दो। कैसे दिख रहा है यहां पर? हल्का सा रीजन समझने की कोशिश करो। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या आता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए क्या आ जाएगा? बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी। ध्यान दो सभी लोग कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी किसकी? यूनियन की। तो यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से यहां पर कम्यूटेटिविटी आई है। क्या इस हल्की सी बात को सभी लोग ध्यान से देख पा रहे हैं कि यूनियन का जो कम्यूटेटिव नेचर था उसने इंप्लाई किया है इस सिमेट्रिक डिफरेंस के कम्यूटेटिव नेचर को? हल्की आसान बात है बट गौर करने लायक बात है। क्लियर है ये चीज सभी को? इसको कहां से कम्यूटेटिविटी मिली है? इसको यूनियन की कम्यूटेटिविटी की वजह से कम्यूटेटिव नेचर मिला है। क्या बात क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर 2 क्लियर है सभी को? क्लियर है अनिल? बहुत अच्छे। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 3, आगे बढ़ा जाए। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी भी अपने पास हमेशा बराबर आता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा? ऐसी कुछ प्रॉपर्टी हमने कल भी देखी थी, एसोसिएटिविटी। यानी कि एसोसिएटिव नेचर भी यहां पर इस ऑपरेशन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस पर स्टार बना लो, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जस्ट डेफिनेशन से निकलकर ही आती है। सभी लोगों को पता है कि अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को हम कैसे लिख सकते हैं? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मेरे पास क्या बन जाता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ये अपने पास डेफिनेशन तो है ही। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास दो सेट्स हैं, एक ए हो गया एक बी हो गया, तो अगर मैं यहां पर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यानी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालना चाहूं तो क्या बन जाएगा? ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन आ जाएगा। क्या यहां से मुझे कोई बता सकता है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को दूसरा किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? यूनियन एंड इंटरसेक्शन की कुछ फॉर्म बता सकते हैं मुझे कोई? देखने से ही पता चलता है। बहुत अच्छे हेमंता, देखने से ही क्लियर है कि ए यूनियन बी में से अगर ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया जाए तो वो भी मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस के बराबर आता है। ये अपने पास डेफिनेशन नंबर 1 हो गई इसकी, ये डेफिनेशन नंबर 2 हो गई। दोनों ही सभी को याद रखनी है। ठीक है, याद भी नहीं रखना, बहुत इंट्यूटिव है ये, बट पता होना चाहिए कि इनमें दोनों इन दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी। तैयार है सभी एक क्वेश्चन ट्राई करने के लिए? यहां तक बातें क्लियर है तो क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चले हेमंता, नियति, आगे बढ़ा जाए। बहुत अच्छे। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। क्वेश्चन समझते हुए चले सभी लोग, आंसर आपको देना है। ठीक है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट ई एंड एफ बी सबसेट्स ऑफ एक्स। तो डिफाइन करके दिया गया है क्वेश्चन में ही ये ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ को। कैसे डिफाइन किया गया है? ई माइनस एफ यूनियन एफ माइनस ई। इस दूसरे वाले सिंबल का यूज किया गया है। कुछ एग्जाम्स इसका यूज करते हैं, कुछ माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन पूछता है
कि ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ का सिमेट्रिक डिफरेंस एफ इंटरसेक्शन ई के साथ किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है ई के बराबर, ऑप्शन बी है एफ के बराबर, ऑप्शन सी है ई यूनियन एफ के बराबर एंड ऑप्शन डी है ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर। इस क्वेश्चन को ट्राई करें सभी लोग, सभी के पास समय है, ठीक है। मुझे सबसे आंसर चाहिए, सभी का आंसर चाहिए। हेमंता का आंसर आ गया है, बाकी लोग मुझे बताएं। सभी को जो फाइनल आंसर लगे वो ही देना है, ठीक है। एक बार आंसर देने के बाद वो चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। बाकी लोग बताएं क्या आंसर आ रहा है। आराम से समय लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी लोग क्या आंसर आ रहा है, क्या हेमंता के आंसर से मैच करता है या फिर कुछ अलग आंसर आ रहा है। रियल एनालिसिस में एक चीज हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स पर। तो हमेशा कभी भी कोई भी मुश्किल क्वेश्चन लगे आपको, तो हमेशा अपनी बेसिक डेफिनेशन को याद रखना, प्लस चीजों को विजुलाइज करने की कोशिश करना, पहले समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर जो चीजें दी गई हैं वो दिखती कैसी होंगी, ठीक है। ये दो चीजें आप लोगों के लिए बिल्कुल रामबाण काम करने वाली है, ठीक है। आगे आगे हम इसका यूज बहुत ज्यादा करने ही वाले हैं, अभी से आदत में इसे इंक्लूड करना स्टार्ट कर दो, इसे हैबिट बनाना स्टार्ट कर दो कि चीजों को विजुलाइज कैसे करें, ये क्या गिवन है अपने पास, इसमें डेफिनेशन को कैसे यूज करें जो हमने पढ़ी है, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन हमेशा आपको काम कर कर देगी ही देगी, ठीक है। ऋतिक का आंसर आया ऑप्शन सी, ठीक है। लिपिका का आंसर ऑप्शन सी है। नियति आपका क्या आंसर आया है। ऋतिक आपका क्या आंसर है। ऋतिक का आंसर आ चुका है सी। गोविंदा आपका क्या आंसर आया है। अनिल आपका क्या आंसर है। हो सकता है सी आंसर गलत भी हो, ठीक है, एक दूसरे को देख के आंसर नहीं देना है बिल्कुल भी। हो सकता है सही भी हो, दोनों ही चीजें हैं। आपका जो आंसर आ रहा है निकालने के बाद
वो ही आंसर दे। क्या देखें इसको कैसे अप्रोच किया जाना चाहिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एनबीएचएम में पूछा जा चुका है, ठीक है। एनबीएचएम के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एनबीएचएम शायद 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसे सोचा जा सकता है। पहली चीज, हम लोगों को पता है कि मेरा दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ई यूनियन एफ माइनस ई इंटरसेक्शन एफ। ये चीज तो क्लियर है सभी लोगों को, दो डेफिनेशन होती है, हमने अभी देखी है। अब अगर इसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, तो जो ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ है उसका सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है एफ इंटरसेक्शन ई के साथ। तो क्या मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि ये बन गया ई यूनियन एफ माइनस ई इंटरसेक्शन एफ का सिमेट्रिक डिफरेंस एफ इंटरसेक्शन ई के साथ। क्या इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है? अपनी बेसिक डेफिनेशन का यूज किया, पहला ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ को इस फॉर्म में लिखने में। क्या बात क्लियर है नियति? ठीक है। अब इसे आगे कैसे लिख सकते हैं? इस सिमेट्रिक डिफरेंस को भी ऐसे ही ओपन कर लो, ये बन जाएगा ई यूनियन एफ माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? यूनियन में अपने पास एफ इंटरसेक्शन ई, पहला पार्ट हो गया। माइनस में क्या आएगा? ई यूनियन एफ माइनस ई इंटरसेक्शन एफ का इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ई के साथ। क्या देख पा रहे हैं सभी लोग? शायद ये कैमरे के पीछे ना आ जाए। क्या देख पा रहे हैं? जस्ट अपनी बेसिक डेफिनेशन का यूज किया है यहां पर, दोनों जगह हमने अपनी बेसिक डेफिनेशन लगा दी। क्या बात क्लियर है नियति, गोविंदा, लिपिका? बात क्लियर है? बेसिक डेफिनेशन का यूज करते हुए यहां तक पहुंच गए हैं हम। क्लियर है नियति? ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, जो मेरा पहले वाला पोर्शन है वो क्या कहता है कि पहले ई यूनियन एफ में से ई इंटरसेक्शन एफ माइनस कर दो। ई यूनियन एफ में से ई इंटरसेक्शन एफ माइनस कर दिया, फिर यूनियन में कर दिया ई इंटरसेक्शन एफ। पहले जो एलिमेंट्स निकाले थे वो फिर से डाल दिए। क्या ई यूनियन एफ पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी कि मेरा ये पूरा का पूरा किसके बराबर आ जाएगा? मुझे बताएं सभी लोग। ई यूनियन एफ में से जो एलिमेंट्स निकाले थे वही सारे डाल दिए, तो यानी कि मेरे पास क्या बचेगा? ई यूनियन एफ ही बचेगा, यानी कि ये ई यूनियन एफ के बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है? सिमिलरली यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो, ई यूनियन एफ में से ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लिया पहले, तो ई यूनियन एफ में से ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लिया, यानी कि मेरे पास ई यूनियन एफ के अंदर जो भी एलिमेंट्स है ई इंटरसेक्शन एफ के सारे बाहर निकाल दिए, तो ये सेट मिला। अब इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि ई इंटरसेक्शन एफ का बैठा हो। उसके बाद इंटरसेक्शन कर रहे हैं उसकी किसके साथ? एफ इंटरसेक्शन ई के साथ, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ के साथ। अब जब इस सेट में, इस वाले सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं ई इंटरसेक्शन एफ का, तो ये पूरी इंटरसेक्शन अपने पास क्या आएगी? कोई मुझे बताएगा? तो ये पूरी इंटरसेक्शन क्या आएगी? नल आएगी। नियति क्लियर है बात? कि अपने पास नल सेट आने वाली है, यानी कि ये बन गया ई यूनियन एफ माइनस एम्प्टी सेट, यानी कि ई यूनियन एफ के बराबर आ गया। क्या बात क्लियर है? एक तो इसे ऐसे सोचा जा सकता है, दूसरा हम इसे कैसे सोच सकते हैं? हमारी बेसिक डेफिनेशन से। कैसे? अब मुझे पता है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है। अपने पास इस तरीके की चीजें होती हैं। अगर मैं बात करूं, ये रहा मेरे पास दो सेट्स, एक हो गया ई, एक हो गया एफ, तो ये वाला पोर्शन तो मेरे पास
ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ को शो करता है। और अगर मैं बात करूं इस वाले पोर्शन की, तो ये मेरे पास होता है ई इंटरसेक्शन एफ। अब आपसे पूछा क्या गया है, ई इंटरसेक्शन एफ। अब निकालने को बोला गया है ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ का सिमेट्रिक डिफरेंस एफ इंटरसेक्शन ई के साथ। यानी कि मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बन गया, ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ में से माइनस कर देते हैं एफ इंटरसेक्शन ई, ठीक है, यूनियन कर दिया एफ इंटरसेक्शन ई में से माइनस कर देते हैं ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ। ध्यान से देखो यहां पर, अगर मैं ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ में से एफ इंटरसेक्शन ई निकाल दूं, ठीक है, अगर ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ में से एफ इंटरसेक्शन ई निकाल दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा यहां पर? तो क्या अपने को यहां पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या क्वेश्चन है लिपिका कि ग्राफ में क्या किया, कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, क्या ये जानना चाहते हो? हाँ देखो यहां पर ध्यान से, अब ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ हम कैसे बनाते हैं, हमें पता ही है कि ई माइनस एफ यूनियन एफ माइनस ई। अब ये वाला पोर्शन तो लिपिका हमारे पास हो गया ई माइनस एफ, ये हो गया एफ माइनस ई। अब जो पोर्शन यहां पर येलो कलर से अपने पास यहां पर हमने दिखाया है, वो मेरे पास क्या है, ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ। और जो बीच वाला पोर्शन है वो मेरे पास ई इंटरसेक्शन एफ होता है, यानी कि जिस वो सारे एलिमेंट्स जो कि ई में भी है और एफ में भी, हमने इसको अपना रेफरेंस बनाने के लिए बनाकर देख लिया, ताकि जहां जहां यूज पड़ता रहे इसका यूज करते रहेंगे। क्या बात क्लियर है लिपिका? तो ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ को हमने इस तरीके से अपनी डेफिनेशन 1 के हिसाब से लिख लिया। डेफिनेशन 2 से हम सोल्व कर चुके हैं, अब डेफिनेशन 1 से भी कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहां से भी इसको किया जा सकता है। क्या बात क्लियर है यहां तक, ताकि हम आगे बढ़ सके? क्लियर है नियति? बहुत अच्छा। लिपिका बात क्लियर है? कि कौन सा पोर्शन क्या शो कर रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसे देखो यहां पर ध्यान से, अब ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ अपने पास यहां येलो वाला पोर्शन है, उसमें से एफ इंटरसेक्शन ई निकाल दिया। अब ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ में तो पहले से ही एफ इंटरसेक्शन ई का कोई एलिमेंट था ही नहीं, यानी कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये मेरे पास ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ के बराबर ही आ गया। अब राइट हैंड साइड में क्या है, एफ इंटरसेक्शन ई में से माइनस किया है ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ। अब इसमें तो पहले से ही कोई भी एलिमेंट था ही नहीं ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ का, यानी कि यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मेरे पास एफ इंटरसेक्शन ई ही आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, येलो वाला पोर्शन ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ है और एफ इंटरसेक्शन ई बीच वाला पार्ट बैठा हुआ है। इन दोनों को जोड़कर मुझे कोई बताएगा कि क्या मन बन रहा है, इन दोनों की यूनियन कर रहे हैं यहां पर, तो क्या बन रहा है अपने पास यहां पर, ई यूनियन एफ बन रहा है। तो इसे यहां से भी किया जा सकता था, दोनों ही तरीकों से सोचा जा सकता है यहां पर। तो कौन सा ऑप्शन आंसर बन गया अपना, ऑप्शन बन गया सी आंसर। जिस जिसका आंसर सी था उनका आंसर बिल्कुल सही था। क्लियर है बात? बहुत अच्छे, ऋतिक, लिपिका, नियति, मनोज, चीजें क्लियर है सभी को? क्लियर है, बहुत अच्छे। अब इसी पर बेस्ड, जिस जिसको लास्ट क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आई थी, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो कि जो मेरा ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ आएगा वो क्या आएगा। ऑप्शन ए है ई आएगा, ऑप्शन बी है एफ आएगा, ऑप्शन सी है ई यूनियन एफ, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ई इंटरसेक्शन एफ। ये क्या आने वाला है अपने पास? यहां पर अगर प्रॉपर्टीज का यूज करोगे तो बहुत आसानी से शायद बिना पेन उठाए आंसर आ सकता है आप लोगों का। दो प्रॉपर्टीज का यूज करना है बस, अगर प्रॉपर्टीज याद है, ध्यान में है, तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा।
हेमंता का आंसर आया ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी लोग बताएं कि क्या हेमंता के आंसर से मैच कर रहा है आंसर, या फिर थोड़ा अलग आंसर आ रहा है कुछ। आराम से समय लो, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, चीजों को अभी आराम आराम से करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे जैसे चीजें एक बार समझ में आने लगेंगी, लंबे समय तक रिटेन करने लगेंगे, तो चीजें कनेक्ट होने लगेंगी और अपना क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम कम होता रहेगा। ठीक है, आराम से समय लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई सभी लोग करेंगे, अपना फुल एफर्ट देंगे इस क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन को ऐसा मानकर चलना है कि अपने एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना कि आप उस दिन, जिस दिन आपका एग्जाम है, यानी कि आईआईटी जेम 2023 है, ठीक है, वहां पर क्वेश्चंस को जितनी इंपॉर्टेंस आप लोग देने वाले हैं, अपने हर क्वेश्चन को आपको उतना ही रिस्पेक्ट देना है, उतना ही इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, नियति का आंसर आया ऑप्शन बी। बहुत अच्छे नियति, अब अपने पास दो आंसर्स बन गए हैं, ऑप्शन बी एंड हेमंता का आंसर है ऑप्शन डी। तो गोविंदा ने सपोर्ट किया है नियति के आंसर का, बहुत अच्छे गोविंदा। ठीक है, चलो हेमंता ने भी आंसर चेंज कर लिया फाइनली। ठीक है, और आंसर भी बी ही आने वाला है। ठीक है, इसे कैसे देखा जा सकता है, यहां पर अनिल का आंसर भी आया ऑप्शन बी, बहुत अच्छे अनिल। तो क्या बन गया यहां पर, ई सिमेट्रिक डिफरेंस, मुझे पता है कि ये एसोसिएटिविटी फॉलो करता है, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। अब ई सिमेट्रिक डिफरेंस, ई तो फाई होता है, यानी कि फाई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ, यानी कि फाई माइनस एफ यूनियन एफ माइनस फाई। अब फाई माइनस एफ तो फाई होगा, यूनियन में एफ माइनस फाई भी अपने पास एफ होगा, यानी कि अपने पास एफ यूनियन फाई क्या बन जाएगा, एफ के बराबर, एंड ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। क्लियर है बात लिपिका, क्या अब क्लियर है कि ऑप्शन बी आंसर कैसे बन रहा है? दोबारा बता देता हूं मैं। ठीक है, हमने दो प्रॉपर्टीज का यहां पर यूज किया है लिपिका। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस, सी हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस, ए अपने पास फाई होता है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं यहां पर। तो क्या लिखा हमने, पहले इसे लिख दिया गया, जो गिवन था हमारे पास, ई सिमेट्रिक डिफरेंस, ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ था। ठीक है, इसे पहली प्रॉपर्टी का यूज करके क्या लिख दिया, ई सिमेट्रिक डिफरेंस ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ई सिमेट्रिक डिफरेंस ई बाय यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी, फाई के बराबर आ गया लिपि का, फाई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ बन गया। अब इसका अगर हम यहां पर लिखें इसको, तो ये बन गया फाई माइनस एफ यूनियन एफ माइनस फाई। अब फाई में अपने पास पहले ही कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो फाई माइनस एफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, फाई के बराबर ही। हमें यहां पर वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं फाई के जो कि एफ में नहीं हो। अब फाई में कोई एलिमेंट था ही नहीं, तो फाई माइनस एफ भी फाई आने वाला है, यानी कि एम्प्टी सेट आएगा। क्लियर है लिपिका? और एफ माइनस फाई, वो सारे एलिमेंट्स लो एफ के जो कि फाई में ना हो। अब फाई में तो भाई कोई एलिमेंट था ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा एफ बन जाएगा। एफ और फाई के सारे एलिमेंट जोड़कर मेरे पास क्या बन गया लिपिका, ये एफ के बराबर आ गया। क्लियर है बात? अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। सिमेट्रिक डिफरेंस पर चीजें हाथ बैठ रहा है कि कैसे यहां पर थोड़ा बहुत खेला जा सकता है वेन डायग्राम को बनाकर इन सभी चीजों के साथ? ठीक है, हालांकि इस पर क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए हैं, बट कभी कभी कुछ अच्छे एग्जाम्स में ये चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, कि ये चीजें भी याद है या नहीं है। ठीक है, जैसे हमने एक क्वेश्चन ही देखा, एनबीएचएल में पूछा गया क्वेश्चन। क्लियर है अनिल? नियति क्लियर है, बहुत अच्छे। क्या अब आगे बढ़ा जाए? ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा
कि ये सेट्स हमने देखी कि सेट क्या होता है, फिर सभी चीजें हम देखते हुए गए, यूनियन, इंटरसेक्शन हो गया, अब कॉम्प्लीमेंट भी देख लिया, उसके बाद डिफरेंस देख लिया, डिफरेंस का बड़ा भाई सिमेट्रिक डिफरेंस भी देख लिया। ठीक है, अब थोड़ा इनका परिवार बना देते हैं। ठीक है, यानी कि फैमिली ऑफ सेट्स के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हायर मैथ्स में फैमिली ऑफ सेट्स के बारे में आपको बहुत बार बार देखने को मिलेगी ये चीज, तो अभी से इस चीज को सीखना स्टार्ट कर दो कि ये फैमिली ऑफ सेट्स अपने पास क्या होता है। ठीक है, फैमिली ऑफ सेट्स यानी कि सेट्स का परिवार। ठीक है, इसे एक बार देखने की कोशिश करो कि ये अपने पास क्या होता है। वी हैव डिफाइंड अ सेट एज अ, कैसे डिफाइन किया था सेट को? एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। यही डेफिनेशन थी। ठीक है, हमने वहां पर बोला था कि सेट कुछ और नहीं होता, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होता है। अब अगर एलिमेंट्स हमारे पास सेट्स की फॉर्म में आने लगे, एलिमेंट्स हमारे पास सेट की फॉर्म में आने लगे, ठीक है, इफ द एलिमेंट्स बी दी सबसेट या बोले सबसेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट, देन हमारे पास जो सेट बनता है, वी हैव अ सेट ऑफ सेट्स और अ फैमिली ऑफ सेट। यानी कि एक ऐसा सेट जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स भी खुद में सेट हो, उसे बोला जाता है फैमिली ऑफ सेट। हमने एक ऐसा सेट कल पढ़ा था, क्या मुझे कोई बता पाएगा, जिसके एलिमेंट्स या यूं कहें मेंबर्स भी सेट होते हैं? हमने एक फैमिली ऑफ सेट कल पढ़ी थी, पावर सेट। बहुत अच्छे अनिल, हिमंता, बहुत अच्छे, पावर सेट हमने पढ़ा था। ठीक है, तो पहला एग्जांपल क्या बन जाता है फैमिली ऑफ सेट में? अगर मेरे पास एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, एम्प्टी सेट्स में हमारा थोड़ा कम ही इंटरेस्ट होता है, इसलिए हम ज्यादातर बातें करते हैं नॉन एम्प्टी सेट के बारे में। तो पावर सेट ऑफ एक्स क्या बन जाता है अपने पास? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। और ये अपने पास एक फैमिली ऑफ सेट तो हो ही रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या आते हैं? सेट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक्स को ले लिया सिंगल्टन सेट वन, एक्स को ले लिया सिंगल्टन सेट जिसमें कि एक एलिमेंट है कौन सा? वन, यानी कि सिंगल्टन सेट कंटेनिंग वन। तो इसके मुझे बताओ कि क्या क्या सबसेट बनेंगे, इसके क्या क्या सबसेट बनेंगे अपने पास? एक सेट तो बन जाएगा, सबसेट तो बन जाएगा एम्प्टी सेट, दूसरा ये एक्स खुद बन जाएगा, यानी कि ये इसका पावर सेट आ जाएगा। तो मुझे बताओ कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये सिंबल दिया है, ये किसके बराबर होगा? ये मेरे पास कितना आ रहा है? यहां पर 2 आ रहा है, यानी कि 2 की पावर 1। अगर मैं बात करूं एक्स मेरे पास सेट कंटेनिंग 1 एंड 2 है, तो इसके कौन कौन से सबसेट्स आ रहे होंगे? पहला तो सभी को पता है कि फाई आ जाएगा और ये आ जाएगा एक्स के बराबर। क्या इसके बाकी भी कुछ सेट्स आएंगे, सबसेट्स आएंगे? इसके सबसेट्स कुछ और भी बन रहे होंगे, या फिर 2 ही इसके सबसेट आएंगे? बिल्कुल बनेगा, सिंगल्टन सेट कंटेनिंग 1 एंड सिंगल्टन सेट कंटेनिंग 2, ये इसका पावर सेट बन गया। मुझे बताओ कि पावर सेट ऑफ एक्स अब क्या आ रहा है? कार्डिनलिटी कितनी बन जाएगी? बिल्कुल आएंगे, और बहुत अच्छे गोविंदा, 4 बन रही है। क्या मैं 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2? क्या मैं 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2? अगर मैंने सेट लिया x
1 2 3, तो एक तो 5 बन जाएगा, एक x बन जाएगा इसका सबसेट। बाकी सिंगलटन सेट कंटेनिंग 1, सिंगलटन सेट कंटेनिंग 2, सिंगलटन सेट कंटेनिंग 3, तीन ये सबसेट बन जाएंगे। और सिंगलटन और यहां पर एक सेट बन जाएगा कंटेनिंग 1 एंड 2, 2 एंड 3 एंड 1 एंड 3। यही सबसेट्स इसके बनेंगे। कितने बन गए टोटल यहां पर, गिनकर बताओ सभी लोग। पावर सेट ऑफ एक्स में कितने एलिमेंट्स आ गए, 2⁻3, 8 एलिमेंट्स आए होंगे। बिल्कुल नहीं आती, 8 एलिमेंट्स अपने पास है यहां पर। क्या सभी लोग पैटर्न पकड़ पा रहे हैं? जब मेरे पास x में 1 एलिमेंट था तो क्या आया, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ x। पावर सेट में एलिमेंट्स कितने आए, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ x। यहां पर 2 एलिमेंट्स थे तब भी 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ x, 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं तब भी 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ x। अगर मेरे पास कोई सेट है, अगर मैं इन जनरल बात करूं, इन जनरल अगर मेरे पास कोई सेट है x जिसकी कार्डिनलिटी है n, तो पावर सेट ऑफ x की कार्डिनलिटी कितनी आएगी, 2 की पावर n। क्या बात क्लियर है सभी लोगों को कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी पावर सेट में कितने आते हैं, 2 रेज टू पावर कितनी, जितनी मेरे पास सेट x की कार्डिनलिटी, यानी कि जितने सेट x में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके बराबर। क्या ये बात सभी लोगों को क्लियर है? क्या सभी लोगों को चीज क्लियर है? बहुत अच्छे गोविंदा, क्लियर है। अनिल, नियति, इसका हल्का सा रीजन देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हल्का से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे आ रहा है। हल्का सा रीजन इसके पीछे क्या है जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब अगर मेरे पास सेट की कार्डिनलिटी है n, यानी कि सेट में मेरे पास n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ x क्या होता है, जितने भी सबसेट्स हैं, जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे वही कार्डिनलिटी आने वाली है पावर सेट ऑफ x की। तो अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ x, कौन से, जो कंटेन करते हैं, कंटेनिंग 0 एलिमेंट, 0 एलिमेंट। ठीक है, यानी कि मेरे पास कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे जिनमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। n टोटल है, n में से एक भी नहीं लेना है, n में से चूज कर लो 0 एलिमेंट। कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, ये किसके बराबर होगा, 1। क्या सभी लोगों को पता है कि वो कौन सा सबसेट है जिसमें सेट का एक भी एलिमेंट नहीं आता है? वो कौन सा सबसेट होगा यहां पर जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा होगा? नल सेट, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 1 एलिमेंट, तो टोटल मेरे पास है n एलिमेंट। ठीक है, अब कितने मुझे ढूंढने हैं, n में से कितने एलिमेंट्स लेने हैं, n में से 1 चूज करना है। अब सेट में बड़ी बात यह है कि ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आपने सेट लिख लिया कंटेनिंग 1 2 या 2 1, सेम बात है। इसलिए हम सिर्फ चूज कर रहे हैं, अरेंजमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्या बात क्लियर है? n में से 1 चूज करना है, क्लियर है बात। NC1 बन गया। और NCR कैसे डिफाइन होता है अपने पास, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू अपने पास r फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल किस बला का नाम है? अगर मैं बात करूं 3 फैक्टोरियल से क्या लिखा जाता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं बात करूं 4 फैक्टोरियल से कैसे लिखा जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हम बात करें किसी n फैक्टोरियल की तो उसे कैसे लिखा जाता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या यहां तक बात क्लियर है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 1 एलिमेंट मेरे पास NC1 बन जाएंगे। n में से एक एलिमेंट चूज कर करके जितने अपने पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे उतने ही मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बन जाएंगे। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट अपने पास कितने बन जाएंगे, क्या कोई मुझे बताएगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, ये कितने बन जाएंगे?
द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट। n एलिमेंट्स थे सेट के पास, उनमें से दो दो चूज करने हैं। क्लियर है ऋतिक? NC2। गोविंदा बात क्लियर है? नियति कितने बनेंगे एलिमेंट्स अपने पास? NC2 बनेंगे, n में से दो चूज करने हैं। बहुत अच्छे। NC2 अगर मैं इसी लाइन पर बढ़ता चला जाऊं तो क्या बन जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग n एलिमेंट्स मेरे पास कितने बन जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। बहुत अच्छे नियति, पहले ही लिख चुके हैं कि NCN बन जाएंगे। अब पावर सेट की कार्डिनैलिटी लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ x मेरे पास कितने हैं। अब इन सभी को जोड़ दो। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट x कंटेनिंग 0 एलिमेंट 1 2 3 4 n एलिमेंट तक जोड़ दो। कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बन जाएंगे? ये अपने पास बन गया NCN तक। ठीक है। अब सभी को याद होगा, हम अपनी बेसिक क्लासेस 11 12 के टाइम एक बाइनोमियल थ्योरम करके चीज पढ़ते हैं, जहां पर क्या कहा जाता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n को अगर मैं लिखना चाहूं तो किस फॉर्म में लिखा जाता है? NC0। इन जनरल तो हम x प्लस वाई की पावर n को भी लिख सकते हैं, बट 1 प्लस एक्स की पावर n को कैसे लिखा जाता है? NC0 NC1 इंटू एक्स, NC2 इंटू एक्स स्क्वेयर, सो ऑन अप टू NCN इंटू एक्स की पावर n। ठीक है। अगर हमने यहां पर x को पुट कर दिया 1 तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस 1 की पावर n बराबर है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 सो ऑन अप टू NCN। यानी कि मेरा NC0 प्लस NC1 सो ऑन अप टू NCN 2 टू द पावर n के बराबर है। तो मुझे सभी लोग बताओ कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ x कितने बनेंगे, या फिर कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ x कितनी बनेगी, वो इस नंबर के बराबर आ रही थी। तो यानी कि ये कितने बन जाएंगे? 2 रेज टू पावर n बन जाएगा। 2 रेज टू पावर n बन जाएगा। क्या बात क्लियर है सभी लोगों को? क्या बात क्लियर है? एक तरीका तो इसे सोचने का इस तरीके से है, दूसरा एक हल्का सा तरीका और है, क्या वो भी देख लिया जाए? एक हल्का सा रीजन और है जिस तरीके से इसे सोचा जा सकता है कि मेरे पास यहां पर जो सेट x था उसमें कितने एलिमेंट्स थे? n एलिमेंट्स थे। x1 x2 xn उसे बोल दिया जाए। ठीक है। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं, तो मैं क्या करना चाहता हूं कि देखते हैं कि मेरे पास कितनी चॉइसेस है सब अपना एक सबसेट बनाने की। ठीक है। नंबर ऑफ चॉइसेस देखना चाहते हैं। अब x1 के पास मुझे बताओ, अब मैं सबसेट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके पास कितने ऑप्शंस है? पहली बात कि या तो ये मेरे सेट में आकर बैठ जाए या ना आए। कितनी चीजें हैं इसके पास? दो ऑप्शंस है, या तो मेरे पास ये सेट के अंदर आएगा या नहीं आएगा, यानी कि 2 चॉइसेस हैं इसके पास। x2 के पास मुझे कोई बताया कितनी चॉइसेस हैं? x2 के पास कितनी चॉइसेस हैं? क्या कोई मुझे बताएगा? अब भाई x1 और x2 में हमारे लिए क्या ही फर्क है? अब x1 के पास अगर दो चॉइसेस है तो x2 के पास भी दो चॉइसेस है, या तो वो मेरे सेट के अंदर आकर बैठ जाए ना, या ना बैठे, यानी 2 चॉइसेस। और xn में भी क्या ही खासियत है, इसके पास भी अपने पास दो ही चॉइसेस है। और अब अगर मैं बात करना चाहूं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल अपने पास इतने नंबर ऑफ सबसेट बन जाएंगे। यानी कि पावर सेट ऑफ x में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? ये n टाइम्स था, तो ये बन गया 2 टू द पावर n। इस तरीके से भी यहां पर सोचा जा सकता है। क्या बात क्लियर है सभी लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को तो मुझे बताता चले। क्लियर है अनिल, नियति, बात क्लियर है? क्लियर है गोविंदा?
एक क्वेश्चन करो सभी लोग। एक क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। अगर मेरे पास कार्डिनैलिटी ऑफ x3 है, देन, या बात करें कार्डिनैलिटी ऑफ x3 लेते हैं, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ x containing at least one element is, आपके पास ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ x कंटेनिंग एट लीस्ट वन एलिमेंट अपने पास कितने बनेंगे? गोविंदा का आंसर आ गया है बिल्कुल, 7 बनेंगे। इसे कैसे सोचा जा सकता है? पहला तरीका तो ये है कि क्या करो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग एटलीस्ट वन का मतलब क्या है? कम से कम वन। 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला तीनों जोड़ दो। 3c1 प्लस 3c2 प्लस 3c3। अब मेरे पास 3c1 3 के बराबर होता है, 3c2 भी 3 के बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, तो 7 बन गया। दूसरा तरीका क्या है कि एटलीस्ट 1 चाहिए ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल लो, माइनस कर दो उनमें से वो जिसमें मेरे पास 0 एलिमेंट आता हो। अब 0 एलिमेंट अपने पास सिर्फ एक एम्प्टी सेट वाला है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स यानी कि 2 टू द पावर 3 में से -1 कर दो तो क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन एलिमेंट, यानी कि 7 आ जाएगा। बिल्कुल ऋतिक, क्या बात क्लियर है कि कैसे निकाले जाएंगे एटलीस्ट अपने पास अगर पूछे जाए सबसेट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। पहला एग्जाम्पल था फैमिली ऑफ सेट्स का, क्या पावर सेट, उसके बारे में कुछ चीजें देख ली। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं फैमिली ऑफ सेट्स के बारे में, ठीक है। अगर मेरे पास एक F कैसा सेट गिवन है, S1 S2 S3, ऐसे मेरे पास यहां पर n एलिमेंट्स यहां पर गिवन है। यहां पर ये S1 S2 Sn सारे के सारे सेट्स हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसको फैमिली ऑफ सेट में कंसीडर किया है। यहां पर एक नोटेशन देखने की अपने को जरूरत है, क्या? अगर मैं यहां पर लिख देता हूं एक आई सेट, जिसमें कौन से एलिमेंट लेने हैं, जो कि अपने पास यहां पर इनके ये S1 S2 में 1 2 3 ये है, ये सभी ले लो, 1 2 3 4 n, इन सभी को यहां पर ले लो, ठीक है। S1 S2 S3 Sn में से हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, जो कि अपने पास यहां पर इनके इंडेक्स थे उनको ले लिया। अगर मैं इसे लिखना चाहूं किस फॉर्म में, F को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि S अल्फा, जहां पर अल्फा आई से आ रहा है, ये दोनों नोटेशंस हम यूज कर सकते हैं। क्या मतलब है? यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। F में मेरे पास S1 S2 Sn एलिमेंट्स थे, ठीक है, ये सेट्स थे जो कि वहां पर एज एन एलिमेंट काम कर रहे थे। तो हमने एक आई सेट बना लिया जिसे कि कहा जाता है इंडेक्स सेट, और हमने अपने इस F सेट को एक और तरीके से लिखने की कोशिश की, क्योंकि इसका आगे हमें यूज समझ आएगा जब हम थोड़ा चीजों को और सेट्स में घुसेंगे, ठीक है, जब हम वहां पर डिस्कशन कर रहे होंगे। बट अभी हमने क्या किया, इसी अपनी फैमिली ऑफ सेट को एक और तरीके से लिखने की कोशिश की। कैसे किया? सारे के सारे एस अल्फा टाइप के एलिमेंट ले लेने हैं, जहां पर अल्फा कहां से आता है? आई से। अब अल्फा आई से आएगा मतलब पहले अल्फा इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि S1 इसके अंदर बैठ जाएगा। फिर अल्फा में आई से आ रहा है तो 1 ले लिया, फिर 2 आएगा तो यानी कि S2 आ जाएगा। अल्फा 3 होगा तो S3 आ जाएगा। ऐसे करते करते अपने पास अल्फा जब n होगा तो Sn तक अपने पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्या बात क्लियर है? इसे क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है कि जो एलिमेंट्स है सेट F के, द एलिमेंट्स ऑफ set F are said to be indexed by the index set I। हमने इंडेक्स सेट I का यूज करके
इस सभी को अपने पास इस इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया है। क्या बात क्लियर है सभी लोगों को कि ये दोनों तरीके हैं। यहां पर अल्फा आई में से आ रहा है, इसका मतलब है अल्फा 1 होगा, 2 होगा, जो जो एलिमेंट आई के अंदर बैठा हुआ है अल्फा उनमें से हर एक वैल्यू ले रहा होगा, यानी कि S1 S2 Sn कुछ भी छूटेगा नहीं यहां पर भी। क्या बात क्लियर है सभी लोगों को? क्या यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है, बहुत अच्छे गोविंदा। बाकी लोग मुझे बताएं, कभी कभी ये चीजें पहली बार देखने में हल्का सा हमें पेचीदी लगती हैं ये चीजें, बट मुझे लगता है सभी लोगों को ये चीज समझ आ रही होगी कि हमने कैसे इंडेक्स का यूज किया यहां पर। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये चीजें और आसान लगने लगेंगी। क्लियर है ऋतिक? अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3, ये मुझे सभी आप लोग बताएंगे। अगर मैंने एक सेट ले लिया F जिसमें एलिमेंट्स कैसे हैं, A1 है पहले, फिर A2 सेट है, पहले है सेट A1, फिर है A2, फिर A3, ऐसे बढ़ते बढ़ते हुए अपने पास सारे के सारे सेट्स यहां पर हैं। तो मुझे बताओ कि मैं अगर इसे भी उस फॉर्म में लिखना चाहूं तो मुझे जो इंडेक्स सेट है वो क्या लेना पड़ेगा? जो इंडेक्स सेट है वो मुझे क्या लेना पड़ेगा? अनिल, गोविंदा, हेमंता, ऋतिक, सभी लोग बताओ। नियति, मनोज, लिपिका, समझ पा रहे हैं गोविंदा? बहुत अच्छे। वन टू थ्री बढ़ते बढ़ते हुए सब अगर ले लिए जाए तो इसे नेचुरल नंबर का सेट कहा जाता है। नेचुरल नंबर, बहुत अच्छे हेमंता। क्या बात क्लियर है नियति कि यहां पर अगर मैं एक आई सेट ले लेता हूं, कैसा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, एफ को लिखा जा सकता है ए अल्फा, जहां पर मेरा अल्फा आई से यानी कि नेचुरल नंबर से आ रहा हो, तो इस फॉर्म में भी इसे लिखा जा सकता है। क्लियर है बात? क्लियर है नियति? अगर यहां तक बात समझ आ गई तो फिर आगे थोड़ा सा और डिस्कशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? अब देखो यहां पर अभी तक हम आई सेट्स को देते हुए आए थे कि मेरे पास एफ में A1 A2 A3 ऐसे एलिमेंट है, बट अगर मैं इन जनरल भी लिखना चाहूं, कैसे? आई मेरे पास दुनिया का कोई मर्जी आर्बिट्ररी इंडेक्स सेट हो सकता है, एनी आर्बिट्ररी इंडेक्स सेट। आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है? जो मर्जी, कि कुछ भी लेके आओ। हो सकता है मेरे पास ये सिंगलटन सेट हो सकता है ये एम्प्टी सेट हो सकता है मेरे पास यहां पर ये किसी इंटरवल की फॉर्म में आ रहा हो, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आर्बिट्ररी का मतलब कि अपने पास ये कुछ भी हो सकता है, एनी आर्बिट्ररी इंडेक्स सेट। तो इसमें मैं लिखता हूं कि मेरा एफ क्या है? ए अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू आई, तो इसे भी मैं फैमिली ऑफ सेट्स ही कहूंगा। ठीक है, मेरे पास ये भी एक फैमिली ऑफ सेट है जहां पर ए अल्फा टाइप के सेट है, जहां पर अल्फा इस इंडेक्स सेट से आ रहा है। हो सकता है ये क्लोज इंटरवल हो सकता है मेरे पास ये कोई ओपन इंटरवल हो, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है ये नेचुरल नंबर हो सकता है ये सेट ऑफ इंटीजर्स हो। तो इन जनरल भी इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर मुझे आर्बिट्री कलेक्शन लेनी है, कभी भी एक शब्द होता है आर्बिट्री कलेक्शन, यानी कलेक्शन में चाहे A1 A2 सेट हो, कुछ भी हो, तो आर्बिट्री कलेक्शन को लेते हुए आप अक्सर देखोगे हम इस तरह की चीजें आगे ले रहे होंगे। क्या बात क्लियर है नियति, मनोज, लिपिका? चीजें क्लियर है कि आर्बिट्री कलेक्शन क्या है अपने पास? ये जिसमें इंडेक्स सेट आर्बिट्री हो उसे आर्बिट्री कलेक्शन बोला जाता है। कि अगर हम कोई चीज प्रूफ कर रहे हैं तो हम बोलेंगे आर्बिट्री कलेक्शन के लिए प्रूफ कर देते हैं, फिर दुनिया का जो मर्जी कलेक्शन आप लेकर आओ, हमारी लिखी हुई बात तो सच ही होगी। तो प्रूफ करते हुए इन चीजों का बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, अब आर्बिट्री कलेक्शन के बारे में बात कर ली, तो आगे बढ़ते हुए इनसे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज आर्बिट्री यूनियन का भी डिस्कशन लगे हाथ कर लेते हैं। आर्बिट्री यूनियन क्या होती है? अगर मैं बोलूं मेरे पास एक सेट है, सेट का नाम है ए, जिसमें अपने पास लिखते हैं उसे S1 यूनियन S2 के बराबर लिखते हैं। ठीक है, सेट है ए जो कि दो सेट्स की यूनियन है, S1 और S2 की यूनियन अपने पास आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां पर आई ले लेता हूं इंडेक्स सेट,
जिसमें कि 1 एंड 2 है, तो ए को लिखा जा सकता है यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू आई एस अल्फा के बराबर। पहले आ जाएगा S1, फिर बीच में सिंबल आ जाएगा यूनियन का, फिर S2। अल्फा के पास दो ही ऑप्शन है, पहले वो 1 पे जाएगा फिर 2 पे जाएगा, तो S1 S2 दोनों अपने पास आ रहे होंगे। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने ए ले लिया S1 यूनियन S2 यूनियन S3, तो मुझे आई क्या लेना पड़ेगा? अगर मैं लिखना चाहता हूं ए को इन दिस फॉर्म, अल्फा बिलोंग्स टू आई एस अल्फा, तो मेरे पास यहां पर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? बहुत अच्छे हेमंता, 1 2 3। ठीक है, अब हम इसी बंदिश में क्यों रहे कि आई सेट मुझे गिवन हो, आई मेरे पास कोई भी इंडेक्स सेट हो, आई मेरे पास कोई भी आर्बिट्ररी इंडेक्स सेट हो, तो मैं आर्बिट्ररी यूनियन भी डिफाइन कर सकता हूं। जैसे मैंने आर्बिट्ररी कलेक्शन डिफाइन की थी, अब मैं आर्बिट्ररी यूनियन डिफाइन कर रहा हूं। वो क्या होगी? ए मेरे पास है यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू आई एस अल्फा। अगर मेरे पास इंडेक्स सेट आर्बिट्ररी है तो ये आर्बिट्ररी यूनियन बन गई। बात क्लियर है? अब मुझे पता है कि जब हम लिखते हैं S1 यूनियन S2 ए के बराबर है, यानी कि मेरे पास वो सारे एलिमेंट्स आ रहे होंगे जो या तो मेरे पास S1 में है या फिर मेरे पास S2 में है। S1 का हर एलिमेंट भी आ जाएगा, S2 का एलिमेंट भी, या फिर वो जो दोनों में कॉमन है। अगर दोनों में कॉमन है तो S1 में भी आ गया, S2 में भी आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफाइन कर कर लिखना चाहूं तो क्या बन जाएगा? ए अगर ऐसे है यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू आई एस अल्फा, तो क्या हो रहा होगा? यहां पर वो सारे के सारे एक्स एलिमेंट आ रहे होंगे, वो सारे के सारे एक्स एलिमेंट आ रहे होंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस अल्फा और सम अल्फा बिलोंग टू आई। फॉर सम का मतलब है कि यहां पर वो किसी एक में पक्का होंगे, हो सकता है 100 में हो, 200 में हो, पर किसी एक में जरूर होंगे। क्या बात क्लियर है सभी लोगों को? आर्बिट्ररी यूनियन को दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। पहला चीज कि इस फॉर्म में यूनियन अल्फा बिलोंग टू आई, इसका मतलब क्या होता है? वो सारे एक्स लेने हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस अल्फा फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू आई। क्या बात क्लियर है? जो हमने यहां पर सेट लिया आई, वो है इंडेक्स सेट। ठीक है, अब आर्बिट्ररी कलेक्शन के बारे में बात कर ली, ठीक है, आर्बिट्ररी यूनियन के बारे में बात कर ली, तो मुझे बताएगा कोई कि यूनियन का एक भाई बचा हुआ है, उसके बारे में बातचीत कर ले। वो कौन आने वाला है? क्या कोई इसका नाम बताएगा? इंटरसेक्शन, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन। वही सेम तरीका, एक आर्बिट्ररी इंडेक्स सेट ले लिया, ए मेरे पास क्या बन जाता है? अल्फा बिलोंग्स टू आई एस अल्फा। अब जैसे वहां पर S1 इंटरसेक्शन S2 में होता है कि वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो कि मेरे पास S1 में भी हो और जो कि मेरे पास S2 में भी हो। सिमिलरली हम यहां पर क्या कहेंगे कि यहां पर वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे होंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे होंगे सच दैट x बिलोंग्स टू S अल्फा और ऑल अल्फा बिलोंग्स टू I। ऋतिक लिख रहे हैं कि दगाबाज भाई है इसका। दगाबाज तो नहीं है, देखो अपने भाई के साथ साथ आ रहा है हर जगह, जहां जहां यूनियन जा रहा है वहां वहां पर इंटरसेक्शन भी आ रहा है साथ में। ठीक है, अभी तक तो इसकी दगाबाजी देखने को नहीं मिली है ऋतिक। क्या बात क्लियर है सभी लोगों को कि ये अपने पास यहां पर फॉर ऑल आने वाला है और वहां पर अपने पास था फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू आई। दोनों चीजों में फर्क समझने की कोशिश करो। ठीक है, नियति क्या बात क्लियर है? मनोज क्या चीज क्लियर है? मनोज बहुत कम बातचीत करते हैं, बिना बातें किए कैसे काम चलेगा मनोज? बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, देखो यहां पर। ठीक है, हम तो बहुत लंबे सफर के साथी बन चुके हैं अब। बिल्कुल भी झिझक मत रखो क्लास में। ठीक है मनोज,
हाँ ना, कुछ तो जवाब दिया करो बिल्कुल। या फिर ऑनलाइन क्लासेस में ये आदत डल गई है कि जैसे कॉलेजेस में भी किया होगा आप लोगों ने अभी, कि चलाकर बैठ गए, चलता रहेगा क्लास। ठीक है, ये भी आदत डल गई है आजकल। क्या सभी लोगों को चीजें क्लियर है यहां तक? अब एक चीज देख लेते हैं। अगर मैं देता हूं आई एन कैसे, 0 से 1/n, और आप लोगों को बोला जाता है बताओ कि ए यूनियन एन बिलोंग्स टू एन, आई एन मेरे पास क्या आएगी? अपने पास ये यूनियन क्या आएगी? ध्यान से देखो। ट्राई करो, इसे बताओ कि यूनियन अपने पास ए सेट क्या बन रहा होगा। क्लोज 0 से 1, बिल्कुल। इसे बनाकर देख लिया जाए। ए मेरे पास है 0। पहले अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो क्या बन जाएगा? 0 से 1। देन n इक्वल टू 2 पुट किया तो 1/2। n इक्वल टू 3 तो 1/3। ऐसे करता करता अपने पास यहां पर छोटे छोटे सेट्स होते जाएंगे। बट यूनियन में मुझे क्या करना है? इस जो भी एलिमेंट किसी भी सेट में है सभी को ले लेना है। अब 0 से 1 में वो सारे एलिमेंट्स आ ही गए खुद ब खुद, जो कि 0 से 1/2 में थे, 0 से 1/3 में थे, सब आ गए। यानी कि ये यूनियन मेरे पास 0 से 1 के बराबर ही आएगी। क्या बात क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है बात? दोबारा बता देते हैं लिपि का। ध्यान से देखो यहां पर। अब यूनियन में क्या होता है कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स ले लेने हैं जो हमारे पास, मान लो S1 यूनियन S2 किया तो जो S1 में थे, S2 में थे, S3 में थे, सबको लेकर हमने इकट्ठा कर एक जगह डाल दिया तो वो यूनियन कहलाता है। ठीक है। अब ए मेरे पास क्या है? यूनियन n बिलोंग्स टू n आई एन, यानी कि मेरे पास ये क्या बन रहा होगा? I1 यूनियन I2 यूनियन I3, इस तरीके से एलिमेंट्स आ रहे होंगे। अब I1 मेरे पास क्या बन गया? क्लोज इंटरवल 0 से 1। अब I2 क्या बना? 0 से 1/2। ध्यान दो यहां पर लिपिका कि 0 से 1 अगर मैंने सारे एलिमेंट्स ले लिए तो 0 से 1/2 वाले तो सारे खुद ब खुद आ गए। अब I3 पर गए तो उसने बोला कि 0 से 1/3 के मेरे पास एलिमेंट्स हैं, तो वो भी मेरे पास पहले से 0 से 1 में मैं कंसीडर कर चुका हूं। अब I1 बड़ा सेट है, उसके कोई भी छोटे भाई लेते जाओगे, ठीक है, 0 से 1/2, 0 से 1/3, उनमें जितने भी एलिमेंट्स होने वाले हैं वो सारे 0 से 1 ने पहले से ही अपने पास लेकर बैठा हुआ है। यानी कि इन सब की यूनियन अगर ध्यान से देखो यहां पर किस तरीके से सोचा जा सकता है कि जो I2 I3 I4 है इस तरीके से है। I1 सबसे बड़ा, I2 उसका सबसेट, I3 उसका सबसेट, I4 उसका सबसेट। अब इन सभी की यूनियन करेंगे तो सबसे बड़ा सेट कौन सा है यहां पर? I1। तो I1 ही आंसर आएगा। I1 क्या बन गया? क्लोज 0 से 1। क्या अब बात क्लियर है लिपिका? ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका हल्का सा डिस्कशन अभी कर लेते हैं। क्या है? कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है? कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है? सभी लोग कार्टीजियन प्रोडक्ट के बारे में कुछ चीजें पढ़ के आएंगे। ठीक है। आप लोगों के पास जो भी बुक हो, चाहे वो आपकी बीएससी लेवल की बुक हो या कोई भी बुक हो, ठीक है, हर जगह पर कार्टीजियन प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफाइन कर रखा होगा, तो वहां से चीजें पढ़ते हुए आएंगे। अगर पहले से चीजें पता है तो थोड़ा सा चीजें अपनी वहां पर रिवाइज हो जाएंगी। क्या बात क्लियर है सभी लोगों को? क्या बात क्लियर है सभी को? फिर आज के लिए अपना सेशन इतना ही रखते हैं।